हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आर्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी वाला पर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग माइंड मैप के लेक्चर नंबर 6 की तरफ पहुंच गए हैं और इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर का एक माइंड मैप करने वाले हैं। माइंड मैप लेक्चर में देखो, मैं सबसे पहले बता दूं हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी थ्योरेटिकल चीजें हैं, वो सारी चीजों को एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं। हर एक चीज का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। उसके बाद 2024 का बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आए हैं, बेटा सीबीएसई जो होता है वो हर साल लगभग 15-16 पेपर्स बनाता है अलग अलग जगहों पर कराने के लिए। उन सारे पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा जस्ट आफ्टर द रिवीजन। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी ने पिछले सारे लेक्चर्स को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, बहुत ज्यादा कमेंट्स किए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के अगले चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस कोड को स्कैन करके बेटा ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको मैं ये पीडीएफ नोट्स भी शेयर कर दूंगा। राइट, फिर हम लोग आज के सेशन में क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, फैराडेज लॉ पढ़ेंगे, मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, जिन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। देखो बेटा, अगर कोई भी कॉइल है, उस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। यानी कि अगर कोई कॉइल किसी ऐसे रीजन में है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट कॉइल परपेंडिकुलरली इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को ही हम लोग अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो इसी को बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है बेटा, एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसका यूनिट होता है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वेबर। और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर सीजीएस यूनिट की बात किया जाए तो वो होता है मैक्सवेल। ठीक है, इसी का सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल। 1 वेबर जो है वो 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल को शॉर्ट में एमएक्स ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है, अब बात यह है कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था। तो किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर लगातार चेंज हो रहा हो तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इसका मतलब उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है, और अगर वो कॉइल क्लोज्ड है तो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट भी आ जाता है। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जब तक ये मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा चेंज होता रहेगा तब तक वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और अगर वो सर्किट क्लोज्ड है तो वहां पर इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को समझने के लिए सबसे पहले देखो मैग्नेटिक फ्लक्स को ही समझाया गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म नहीं है यानी कांस्टेंट नहीं है तो इसी मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। सो इंटीग्रल बी डॉट डीए। ठीक है, उसके बाद यहां पर एसआई यूनिट बता रहे हैं वेबर है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसके डायरेक्शन इसके पास नहीं होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। राइट, फिर यहां पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बता रहे हैं। फैराडे साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, फैराडे ने यह बताया कि भाई ईएमएफ जो इंड्यूस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, के बराबर माइनस का जो साइन लगा है वो लेंज लॉ के कारण लगा है। लेंज साहब ने ये बताया था कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। जिस वजह से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आने वाला है उस वजह का अपोज करता है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो चाहे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो या इंड्यूस्ड करंट हो, उसका डायरेक्शन हमेशा ऐसा होगा जो मेन कॉज का अपोज कर रहा होगा। उसी अपोजिशन को शो करने के लिए बेटा यहां पर माइनस का साइन लगाया जाता है। बट के जो है वो के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू देखो लास्ट में 1 रख दिया जाएगा, और ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास आएगा माइनस का डी फाई बाई डी टी या माइनस का डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यानी कि ईएमएफ क्या होता है, दैट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए उसी कॉइल में तो
यही ईएमएफ तुम्हारा हो जाता है माइनस का एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के बराबर, यानी कि एन से मल्टीप्लाई। अब करंट जो है वो ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस होता है, तो ये बन जाएगा माइनस का एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। और यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो करंट को हम लोग चार्ज अपॉन टाइम लिख सकते हैं, तो टाइम से टाइम कैंसिल भी हो जाएगा। तो चार्ज का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज टोटल फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, यानी कि जो चार्ज यहां पर फ्लो हो रहा है वो टाइम पर बेटा डिपेंड नहीं कर रहा होता है। फिर बात आई सर लेंज लॉ क्या है, तो लेंज साहब ने इसी फॉर्मूले में बस समझ लो माइनस लगाने का काम किया था। इन्होंने ये बताया कि भाई डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ is always such that it opposes the cause that creates, जिस वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा ये हमेशा उस वजह का अपोज करता है इंड्यूस्ड करंट, राइट। तो देखो लिखा है इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट दैट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसिंग इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि लेंज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, राइट। नेगेटिव साइन जो है वो लेंज लॉ के कारण ही लगाया गया है। अब मोशनल ईएमएफ की बात कर रहे हैं कि भाई अगर कोई भी एक कंडक्टिंग रॉड है जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग अगर मूव करा रहे होंगे तो क्या होगा, यहां पर एक मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो कि बी वी एल के बराबर है। बी मैग्नेटिक फील्ड है, वी वेलोसिटी है, एल उस रॉड का लेंथ है। फोर्स की बात करोगे तो फोर्स आई बी एल के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये रॉड मूव करेगा तो बेटा इसके अंदर हम लोग करंट भी इंड्यूस होगा यहां पर, ठीक है। और वो जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी वजह से यहां पर एक फोर्स भी जनरेट होगा। तो फोर्स की जो वैल्यू निकल करके आई है दैट इज बी आई एल, और अगर इसी में हम लोग करंट की वैल्यू उठा के रख दें तो बन जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर के बराबर, राइट। अब यहां पर एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस केस में आपसे ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी एक रॉड है और इस रॉड को हम लोग इसके एंड्स के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एक सिंगल रॉड है जिसको उसके एंड के अबाउट अगर ऐसे ऐसे रोटेट कराया जा रहा है, तो जो ईएमएफ यहां पर आने वाला है दैट इज 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, यानी रॉड को उसके एंड के अबाउट अगर रोटेट किया जा रहा है तो जो ईएमएफ आएगा वो बी ओमेगा एल स्क्वायर के बराबर इस तरीके से फॉर्मूले से निकल करके आता है, ठीक है। इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी किया जाता है। हम लोग यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं, अगर ये एक रॉड है तो इस रॉड के केस में हम लोग क्या करेंगे, एक यहां पर एलिमेंट मानेंगे, इस एलिमेंट के लिए मोशनल ईएमएफ निकालेंगे। हालांकि अभी एक न्यूमेरिकल है इस चीज पर बेस्ड जो हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो उस न्यूमेरिकल में मैं आपको इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा, राइट। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, अगर कोई भी एक सिंगल कॉइल है और उस कॉइल में आपने करंट फ्लो करवाया, मैग्नेटिक फ्लक्स अचानक से बढ़ा, तो वहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा और एक इंड्यूस्ड करंट आएगा जो ओरिजिनल वाले करंट का अपोज कर रहा होगा। तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। तो एन फाई जो है वो बराबर एल आई हो जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया एल। इसी एल को बेटा सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट कहा जाता है, तो एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई के बराबर आता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू अगर कोई पूछे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, सो दैट इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी या डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अगर आप ग्राफ बना रहे हैं कि टोटल फ्लक्स और करंट के बीच का, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी होता है, हालांकि हेनरी बड़ी यूनिट है तो जनरली मिली हेनरी को यूज किया जाता है। सेल्फ इंडक्शन एक्ट्स एज इनर्शिया इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। जैसे लीनियर मोशन में मास होता है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस है वही इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का काम करता है। ये फॉर्मूला एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले में आपको बता रहे हैं अगर कोई भी एक सिंगल सोलेनॉइड है तो उस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, सो दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल के बराबर। यहां पर ये जो एन है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल एन का यहां मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ। और ये जो म्यू आर लिखा हुआ है बेटा ये रिलेटिव परमेबिलिटी है। रिलेटिव परमेबिलिटी किसी भी मीडियम या किसी भी मटेरियल की होती है, ठीक है। आयरन के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 1000 से भी ज्यादा होती है, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी।
ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। फिर आता है म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल इंडक्शन कहता है कि अगर एक कॉइल है हमारे पास जिसको प्राइमरी कॉइल कह रहे हैं, उस प्राइमरी कॉइल में आपने अगर करंट फ्लो कराया है, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स बगल वाली कॉइल से, जिसको सेकेंडरी कॉइल कहते हो, उससे भी पास होता है। तो प्राइमरी में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। सो दैट चेंज इन द फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, यहां भी एक कांस्टेंट आता है, दैट इज एम। इसी एम को कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। अब यहां पर अगर ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो यहां से बन जाता है ईएमएफ बराबर माइनस का एम डेल्टा आई 1/Δt। ध्यान रहे ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो सेकेंडरी कॉइल में हुआ है, और ये जो चेंज इन करंट आप कर रहे हो वो प्राइमरी कॉइल में कर रहे हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल इज डिफाइंड एज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकंड। यानी अगर डेल्टा आई बाई डेल्टा टी 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाएगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में वही हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। एसआई यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी हेनरी होता है। फिर हमसे कह रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन द फैक्ट which coil carries the current and in which coil EMF is induced। आपसे कह रहे हैं अगर दो कॉइल्स हैं तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि भाई किस में करंट हमने फ्लो कराया है, कौन सा हमारा प्राइमरी है और कौन सा कॉइल सेकेंडरी है। यानी कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है 1-2 का वही म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा 2-1 का। यानी कि अगर दो कॉइल्स हैं, ठीक है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दोनों के लिए सेम ही, दोनों कंडीशन से निकालोगे तो सेम ही निकल करके आएगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिर म्यूचुअल इंडक्शन का एक कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है विच इज इक्वल टू अंडर रूट L1 L2 के बराबर, ठीक है। तो M जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो K टाइम्स अंडर रूट L1 L2 होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर ये दोनों कॉइल्स ऐसे हैं जो कि आइडियल कॉइल्स हैं, अगर आइडियल कॉइल्स हैं बेटा तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 के बराबर हो जाता है। तो यहां पर जो k का टर्म यूज हुआ था वो k का टर्म 1 के बराबर हो गया अगर आइडियल है तो, यानी उसमें कोई भी फ्लक्स लीकेज नहीं हुआ है, राइट। लेकिन अगर कोई भी रियल कॉइल है तो ऑब्वियस है थोड़ा मोड़ा फ्लक्स लीक हुआ ही होगा, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट L1 L2 के बराबर। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड अगर है, ठीक है, कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट N1 N2 A बाई L के बराबर। यहां पर N1 क्या है प्राइमरी वाले कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, N2 क्या है सेकेंडरी वाले कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल होता है और L लेंथ ऑफ प्राइमरी कॉइल होता है। फिर एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी कॉइल में हाफ LI स्क्वायर के बराबर है, और एनर्जी डेंसिटी की बात किया जाए तो दैट इज 1/2 V स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फिर एडी करंट की बात कर रहे हैं, एडी करंट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ऐसा कंडक्टर है जिसको हम लोगों ने वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रखा है तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इंड्यूस्ड करंट आता है, और वो इंड्यूस करंट ऐसा होता है जो उस कंडक्टर के अंदर तक उसको पेनिट्रेट करता जाता है, जिसकी वजह से वो कंडक्टर रेड हॉट होने लगता है, अंदर से वो कंडक्टर हीट होने लगता है। When any metal or conductor are subjected to changing magnetic flux, induced current produced in the form of small loops called eddies, ठीक है, इसी को एडी करंट कहते हैं। इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय लेंज लॉ। एडी करंट का जो भी डायरेक्शन है वो लेंज लॉ के थ्रू आता है। और इसके एडवांटेजेस की बात करें या इसके एप्लीकेशन की बात करें तो मैग्नेटिक ब्रेक्स जो होते हैं ट्रेन्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होती है, इंडक्शन मोटर है, पावर मीटर्स हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि एडी करंट हीट अप द कोर ऑफ द कंडक्टर एंड दस डिसिपेट द एनर्जी। एडी करंट वैसे तो अनडिजायरेबल ही होता है क्योंकि इसमें एनर्जी का वेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो ये कभी भी डिजायरेबल नहीं है। बट फिर भी अगर कभी जनरेट होता है तो हम उसको कुछ ना कुछ एप्लीकेशन उसका निकालने की कोशिश करते हैं, आपदा में अवसर, राइट। फिर अगली चीज आती है हमारी अल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर क्या है। देखो अगर किसी भी मैग्नेट के पोल्स के बीच में अगर कोई भी कॉइल है और इस कॉइल को रोटेट कराया जाएगा बेटा तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसी में NBA ओमेगा को ही E नॉट बोल देते हैं, दैट इज पीक ईएमएफ या ईएमएफ का एम्पलीट्यूड कहा जा सकता है। दिस इज ईएमएफ एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। फिर बात आई सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कह रहा है कि अगर मान लो कोई भी मैग्नेट है जो कि लूप की तरफ आ रहा है तो ये जो लूप है वो चाहेगा कि हम इसको रिपेल कर दें, सो दिस विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस साइड,
है ना। अगर यही नॉर्थ पोल दूर जा रहा होगा तो ये वाला जो पोल है वो साउथ की तरह बिहेव करेगा, वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और ये सारा खेल जो है बेटा वो लेंज लॉ के कारण हो रहा है। जब मैग्नेट पास में आता है तो ये रिपेल करने की कोशिश करेगा, जब वो दूर जाने लगेगा तो वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द क्लोज्ड लूप where magnetic flux is varied, the induced electric field is not conservative field। ये बात ध्यान रखना, नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है, लेकिन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो कंजर्वेटिव नहीं होती है। Because for induced electric field the line integral E dot dl around the closed path is non-zero। ठीक है, तो induced electric field हमारा नॉन कंजर्वेटिव होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सेलरेशन ऑफ अ मैग्नेट फॉलिंग थ्रू अ लॉन्ग सोलेनॉइड डिक्रीज बिकॉज द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट ऑलवेज फ्लो इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द मोशन ऑफ दैट मैग्नेट। तो अगर किसी भी मैग्नेट को आप किसी भी एक पाइप से पास करवा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, उसका जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होगा और वो पाइप जो है वो पाइप में से धीरे धीरे मैग्नेट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। अब यहां पर क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन असर्शन रीजन का है, कह रहे हैं द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल्स आर वाउंड ऑन ईच अदर। ठीक है, एक कॉइल को जब दूसरे के ऊपर बांधा जाता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्राइमरी का सारा फ्लक्स उस कंडीशन में सेकेंडरी से पास हो रहा होता है या मैक्सिमम पास हो रहा होता है। द फ्लक्स लिंकेज बिटवीन द कॉइल इज मैक्सिमम व्हेन दे आर वाउंड ऑन ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऐसा क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लो, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगेन इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दे दिया है 50 मिली टेस्ला विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो लूप है उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर था, प्लेन उसका इस तरीके से था। द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 mm पर सेकंड, यानी कि इस लूप का जो रेडियस है वो लगातार कम हो रहा है बेटा। रेडियस कम हो रहा है तो dr/dt आपको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 1 mm पर सेकंड। एट द इंस्टेंट द रेडियस ऑफ द लूप इज 4 सेंटीमीटर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इज, कह रहे हैं जिस मूवमेंट पर इसका रेडियस कम होते होते 4 सेंटीमीटर के बराबर बचा था, उस मूवमेंट पर आप बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या है। तो देखो क्वेश्चन में हमको ये दिया है, हमको dr/dt दिया है। अगर इसका रेडियस कम हो रहा होगा बेटा तो इस लूप का एरिया कम हो रहा होगा, एरिया कम होने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होगा, तो ऑब्वियस है इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस का d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हालांकि यहां पर कुछ भी माइनस नहीं है तो हमको इस माइनस साइन से कोई खास मतलब यहां पर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे d∅b/dt लिखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हो गई ba cos 0 डिग्री के बराबर, क्योंकि जिधर एरिया है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, बाहर आया, एरिया की वैल्यू πr² हमने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि वो लगातार घट रहा है। ठीक है, पाई को हम लोग ने बाहर किया है, r² का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होगा बेटा, दैट इज 2r इंटू dr/dt। चेन रूल लग गया यहां पर, तो ये जो 2r है बाहर रखा, dr/dt की वैल्यू हमें गिवन है, तो ये बन गया तुम्हारा 2πbr इंटू dr/dt। अब सिर्फ वैल्यूज रखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है 50 मिली टेस्ला यानी 50 इंटू 10⁻³ रेडियस हमें पता था 4 सेंटीमीटर यानी 4 इंटू 10⁻²। ठीक है, बाकी dr/dt 1 mm पर सेकंड है, मिलीमीटर को मीटर में बदलोगे 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड हो गया है। इसको हम लोग ने सिंप्लीफाई किया है और वैल्यू निकल करके आई है 4 पाई माइक्रो वोल्ट के बराबर। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 वोल्ट के बराबर, यानी कि यहां पर थर्ड वाला ऑप्शन जो हमारा है वो वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा हमसे कहा गया, अगेन ये देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी इस चैप्टर से 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो हमारे 3 पार्ट्स भी हैं, तो एक एक नंबर के रहे होंगे। हमसे कहा गया एक्सप्लेन द फेनोमेना इन्वॉल्वड इन इट। सबसे पहली बात, इस डायग्राम को देखते ही समझ में आ रहा है एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, प्राइमरी में आपने रियोस्टेट लगा रखा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से प्राइमरी का करंट चेंज होगा, तो ऑब्वियस है म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेना है। ठीक है, फिर कह रहा है 2 फैक्टर्स बता दो जिस पर करंट डिपेंड करता है क्यू वाले कॉइल में। देखो सेकेंडरी का जो करंट होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल पर डिपेंडेंट होता है, साथ ही साथ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी पर भी डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंडेंट है, करंट इन प्राइमरी पर भी डिपेंडेंट होता है। फिर कह रहे हैं गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल Q व्हेन देयर इज अ करंट इन द कॉइल P एंड R इज इंक्रीज। देखो बेटा साफ सीधी बात है,
अगर तुम रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। यहां पर देखो जो करंट निकल रहा था वो कुछ इस तरीके से निकल रहा था, यानी इसमें जो करंट जाने वाला है वो नीचे की तरफ जाने वाला है। करंट नीचे जाएगा तो देखो ऊपर से देखेंगे तो करंट क्लॉकवाइज घूमता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। क्लॉकवाइज मतलब ये साउथ की तरह बिहेव कर रहा है, ये नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है। जब यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी कॉइल के अंदर नॉर्थ से साउथ होता है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अगर आप देखो तो करंट की ही डायरेक्शन में है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो होगा क्या कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी घट रहा है, तो इधर जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो ये चाहेगा कि भाई इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़े, यानी इसी डायरेक्शन में वो फ्लक्स लाने की कोशिश करेगा। इस डायरेक्शन में फ्लक्स तभी आ सकता है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड तभी आ सकती है जब इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकले और इधर से होते हुए नीचे जाए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ है कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, इसकी तरफ जाएगी, तभी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके फ्लक्स को बढ़ा पाएगी। ठीक है, यही तो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो क्या होगा, ये साउथ की तरह बिहेव करेगा, ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, और इसमें जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो होने लगेगा, यानी इसमें जो करंट है वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। राइट, हम लोग ने क्या दिखाया, करंट का डायरेक्शन, करंट का जो डायरेक्शन है वो देखो ऐसे जा रहा है, साउथ से नॉर्थ। राइट, तो साउथ से निकलेगा नॉर्थ की तरफ, इस तरीके से करंट यहां पर फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसमें जो करंट है देखो वो नीचे की तरफ जा रहा है, और इस वाले कॉइल में जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोनों कॉइल में जो करंट होगा वो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा पहले केस में। सेकेंड केस में हमसे कह रहा है रेजिस्टेंस को अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो क्या होगा। देखो रेजिस्टेंस को अगर आप डिक्रीज कर दोगे तो जस्ट अपोजिट होगा, करंट बढ़ने लगेगा। ठीक है, करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ने लगेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा तो ये चाहेगा कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो वो घट जाए, यानी अपोज करने की कोशिश करेगा, तो यही करंट का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यानी कि रिवर्स होने का मतलब यहां पर रिवर्स होगा, लेकिन इसमें कॉइल में जो करंट जा रहा है देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें भी करंट सेम डायरेक्शन में ही जाएगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, कि इसमें करंट नीचे जा रहा था तो इसमें भी नीचे जाएगा। यहां पर क्या था, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ था, कि उसमें करंट अगर नीचे जा रहा था तो इस वाले में करंट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, तब अच्छा लगा मुझे। बहुत सारे बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। राइट, तो आप सभी लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए और अपनी कॉपी पर बहुत प्रॉपरली नोट करना विद रीजन। राइट, फिर अगली चीज है, एक नंबर में फिर से असर्शन रीजन पूछा गया, कह रहे हैं लेंज लॉ इज कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, मैंने भी आज आपको रिवाइज कराया कि भाई लेंज लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। देयर इज नो पावर लॉस इन द आइडियल इंडक्टर, किसी भी आइडियल इंडक्टर में कोई भी पावर लॉस नहीं हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन उसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 5, देखो पूछ रहे हैं 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया। क्या है क्वेश्चन, कह रहे हैं 100 टर्न्स कॉइल, यानी कि जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बेटा कितने हैं, 100 के बराबर। ठीक है, और ये डेटा जो मैं लिख रहा हूं ये किसके लिए मैं लिख रहा हूं, दिस डेटा इज फॉर कॉइल, कॉइल के लिए मैं ये डेटा लिख रहा हूं कि भैया 100 नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल का अपना जो रेडियस है बेटा वो कितना है, 1.6 सेंटीमीटर के बराबर, रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। ठीक है, तो ये तो रेडियस हो गया, कॉइल का अपना जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 5 ओम के बराबर। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसका रेडियस आप स्मॉल आर से लिखो, क्या हो गया जी, रेडियस जो है वो स्मॉल आर के बराबर। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया, ये इसका अपना रेजिस्टेंस हो गया है। हमसे कह रहे हैं इज कोएक्सियल विद अ सोलेनॉइड ऑफ 250 नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी कि अगला जो डेटा हम लोग लिखने चल रहे हैं बेटा वो किसका लिखने चल रहे हैं, सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, 250, 250 नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 250 टर्न्स पर सेंटीमीटर है बेटा, पर मीटर जब आप बनाओगे तो इसमें आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब इतने सारे टर्न्स पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, रेडियस इसका जो है वो 1.8 सेंटीमीटर है, यानी इसका रेडियस 1.8 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। द सोलेनॉइड करंट ड्रॉप्स फ्रॉम 1.5 एम्पियर टू
0 इन 25 मिली सेकेंड। यानी इसका जो करंट था वो करंट हमारा 1.5 एम्पियर से घट करके 0 एम्पियर हो गया है। वो भी कितने टाइम में हो गया बेटा? 25 मिली सेकेंड, यानी कि 25 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स में हो गया है। हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन दिस ड्यूरेशन। देखो बेटा, यहां पर प्राइमरी कॉइल कौन रहा होगा? सोलेनॉइड, क्योंकि सोलेनॉइड में ही करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ था इस वाले में, और हमसे कह रहा है इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू आप इसमें बता दो। तो देखो साफ सीधी सी बात है कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इंड्यूस्ड करंट हमें निकालना है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई हो किस में रहा है प्रोसेस। तो पता चला कि ये हो रहा है हमारे कॉइल में, राइट। तो कॉइल के लिए हमने लिखा ईएमएफ ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल का कितना होगा? एन बी ए के बराबर। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड किसकी रही होगी? सोलेनॉइड की। ए किसका एरिया होगा? कॉइल का एरिया होगा। ये बात को ध्यान रखना, राइट। तो नंबर ऑफ टर्न्स देखो कॉइल का हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को निकालना पड़ेगा जो कि सोलेनॉइड का होगा, जिसका फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। एरिया किसका होगा बेटा? कॉइल का होगा। टाइम भी यहां का टाइम हमें रखना पड़ेगा जिसमें ये टाइम कम हो रहा है, जिसमें करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, राइट। तो ये क्या बन गया हमारा? 100 इंटू, देखो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना था? 250, लेकिन वो पर सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर को मीटर में हमने बदला तो 1/100 हुआ, ये 100 ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे di/dt लिखा है क्योंकि करंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एरिया कितना है? पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस इसका वाला होने वाला है, राइट। तो अब हम लोगों ने इसको देखो सिंप्लीफाई किया सारी चीजों को, और ये वैल्यू निकल करके आई है 0.1536 वोल्ट्स के बराबर। काफी कैलकुलेटिव था, बट इसको आप पेशेंस के साथ कैलकुलेट करोगे यार तो सही आंसर आएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ईएमएफ नहीं पूछा, हमसे कह रहा है करंट बता दो। करंट क्या होता है? ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कॉइल में दे रखा था 5 ओम के बराबर। तो जैसे ही बेटा हमने डिवाइड किया तो यहां से हमें करंट की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, ये जो ईएमएफ है वो निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव शो कर रहा है आपके लेंज लॉ को कि भाई इसका डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा जो कॉज का अपोज कर रहा होगा, राइट। तो मैं हट जा रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और इस वाले क्वेश्चन को बेटा ट्राई करना है। ऐसा क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में 100% इस साल पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी और क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर। अगर कोई भी आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसमें कौन सी चीज कांस्टेंट होती है? देखो किसी भी ट्रांसफार्मर में भी म्यूचुअल इंडक्शन का ही फेनोमेना हो रहा होता है, तो वहां पर भी हम लोग ये क्वेश्चन ले सकते हैं। अब देखो करंट तो चेंज होगा, वोल्टेज भी चेंज होगा, पावर और मैग्नेटिक फ्लक्स ये दो चीज ऐसी होती हैं जो कांस्टेंट हो जाती हैं। किसी भी आइडियल ट्रांसफार्मर में हम मानते हैं कि पावर इन बराबर पावर आउट होता है, राइट। और मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम ये मान के चलते हैं कि भाई जितना फ्लक्स प्राइमरी का है वो सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी से पास हो रहा होता है, राइट। तो ये हमारा जो है फोर्थ वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड पावर बोथ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा लगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो ये रहा 10 सेंटीमीटर, ये रहा 20 सेंटीमीटर। इज केप्ट आउटसाइड द रीजन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 5 मिली टेस्ला। तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ है, वैल्यू कितनी है? 5 मिली टेस्ला के बराबर। हमसे कह रहे हैं द लूप इज मूव्ड विद वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड टिल इट गोज कंप्लीटली आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसको जो है बेटा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से ही मूव कराया जा रहा है, और तब तक मूव करा रहे हैं जब तक ये पूरा का पूरा कॉइल इससे बाहर ना निकल जाए। ठीक है, कह रहे हैं प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स विद डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा, देखो बेटा यहां से बनाना शुरू किया है, अभी इस 20 सेंटीमीटर के रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो यहां पर आप आराम से मूव कराएंगे। फिर इसके बाद ये देखो इसका अपना लेंथ कितना? 20 सेंटीमीटर। तो इसके बाद 20 सेंटीमीटर की लेंथ में ये इंसर्ट होगा पूरा। अब ये 20 से 40 वाले रीजन में आराम से मूव करेगा, है ना। और फिर 40 से 60 वाला रीजन है, इसके बाद ये बाहर निकलना शुरू कर देगा। सॉरी, 60 टू 80 वाले रीजन में अब वो बाहर निकलना अपना शुरू कर देगा। ठीक है, ये वाला काम यहां पर हो रहा है। अब हमसे ये कह रहे हैं भैया प्लॉट द ग्राफ, आप ग्राफ बना करके दिखाओ, पूरा 100 सेंटीमीटर तक का ग्राफ आप बनाओ। ठीक है, एक बात को यहां पे समझना, ईएमएफ क्यों आएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आप यहां पर सोचो कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया। ठीक है, जैसे जैसे ये अंदर इंसर्ट होना शुरू करेगा बेटा, एरिया कितना होगा? ये होगा इसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाई दिस ब्रेथ,
है ना। ये वाली ब्रेथ को अगर मैं कुछ x मान लूं, क्योंकि जैसे जैसे ये अंदर घुसता जाएगा ये x जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा b इंटू इसका ये वाला लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान से समझो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये जो x है ये x वेरिएबल हो जाएगा, ये x लगातार चेंज हो जाएगा। इसका मतलब दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जैसे जैसे ये अंदर की तरफ इंसर्ट होता चला जाएगा, x की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ता चला जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा उतना ही ज्यादा निकल करके आएगा। तो फिलहाल हमें जो ग्राफ बनाना था वो मैग्नेटिक फ्लक्स का ही बनाना था, तो सीधे सीधे हमने वाई एक्सिस पर लिया मैग्नेटिक फ्लक्स और एक्स एक्सिस पर हमने लिया डिस्टेंस, और ये ग्राफ को शुरू किया 0 से। तो 0, 20, 40, 60, 80 और 100, इस तरीके के 5 नंबर्स को पहले आप लिख लो। सबसे पहली बात देखो, 0 से 20 सेंटीमीटर तक का सीन ये है, जिसमें ये पूरा यहां से यहां तक ऐसे आएगा और बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं होगा, यानी कि इस रीजन में जो ग्राफ आया वो कैसा आया हमारा, 0 के बराबर, 0 के बराबर। इसके बाद जैसे जैसे ये यहां पहुंच चुका है, अब ये अंदर की तरफ बेटा इंसर्ट होगा, ठीक है, अगले 20 सेंटीमीटर यानी कि अगले 40 तक, 20 से 40 तक ये अंदर अंदर इंसर्ट हो रहा होगा। जब तक ये अंदर इंसर्ट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो है लगातार बढ़ रही होगी, और ये फ्लक्स को हम लोग कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग दिखा देंगे इस रीजन में 20 से 40 तक। और जैसे ही 40 में वो अंदर इंसर्ट हो गया, अब जरा समझना, ये 40 है, 40 से लेके अगले 20 सेंटीमीटर यानी 60 तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 40 से लेके 60 तक वो सीधे सीधे आपका जो है कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो लूप है ये अंदर इंसर्ट कर चुका है, पूरा का पूरा लूप अंदर इंसर्ट कर चुका है। ध्यान से समझना, मान लो इसका ये लेंथ 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, अभी यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, ठीक है। तो यहां तक क्या हुआ भैया, 0 मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे ही अंदर इंसर्ट हो रहा है भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, 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 मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब ये वो टाइम है जिसमें 20 से 40 सेंटीमीटर तक इंसर्ट हो गया है। अब इसके बाद 40 से 60 आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। जब ये एकदम यहां पहुंच जाएगा, अब इसके बाद ये बाहर निकलना शुरू करेगा। जब ये बाहर निकलना शुरू करेगा बेटा, तो अब वही फ्लक्स जो है हमारा वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगा, राइट, वही फ्लक्स घटना लगेगा। तो यहां से हमने 60 के बाद से इसको दिखाया कि भैया फ्लक्स जो है वो घट रहा है, और कहां तक घटेगा, 80 तक घटता रहेगा, 80 तक घटता रहेगा, क्योंकि भाई 20 यहां इंसर्ट हुआ, फिर 40 से 60 यहां पहुंचा है। अब इसके बाद ये बाहर निकलना शुरू करेगा। जब ये बाहर निकलना शुरू करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कंटिन्यूअसली उसका डिक्रीज होता चला जाएगा, और घटते घटते 80 तक वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट, 0 हो जाएगा। उसके बाद जो है, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 0, राइट। क्योंकि जब वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा, बेटा चेक करना, ये ऐसे आया, ठीक है, यहां से जैसे ही वो पूरा बाहर निकल गया 100 तक, तो उसमें क्या होगा, जब वो पूरा बाहर निकल ही चुका है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। जब मैग्नेटिक फील्ड 0, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ इसका बनना चाहिए। फिर हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू हो और एरिया का भी मैक्सिमम वैल्यू हो। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, दैट इज 5 मिली टेस्ला, तो 5 × 10⁻³ और एरिया क्या होगा, जब ये पूरा का पूरा लूप अंदर होगा, यानी कि 20 × 10 यानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, यानी कि 10⁻⁴ वेबर इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर हमसे कह रहा है विल एन एक्सटर्नल वर्क बी रिक्वायर्ड टू बी डन टू मूव द लूप थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। कह रहे हैं इस लूप को मूव कराने में क्या हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। देखो, साफ सीधी सी बात है, ये लूप एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इस पूरे के पूरे लूप को हम लोगों ने विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड टिल इट गोज कंप्लीटली आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला जा रहा है, तब तक आप उसको जो है एक कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करा रहे हो। जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो बेटा एक्सेलरेशन 0 हो गया, फोर्स 0 हो गया, तो यहां वर्क डन भी 0 के बराबर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि जो कोई भी कॉइल जब रोटेट होता है, तो जो ईएमएफ आता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है ना NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर। तो ये किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, तो साफ सीधी बात है भैया, रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले में नहीं आता, ये रेजिस्टेंस पर फॉर्मूला डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे हैं सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस
ठीक है, सच दैट आउटवर्ड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कॉइल इज दिस, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज। बेटा इस सेम क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, पिछले वाले में हम लोगों ने माइंड मैप में सेम क्वेश्चन कर लिया था। वहां पर करना कुछ भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम सबको पता है, दैट इज 1 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एरिया वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। अगर कॉइल का रेडियस है बेटा 10 सेंटीमीटर, तो एरिया वेक्टर कितना आएगा, पाई इंटू 10 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में आएगा, तो पाई आर स्क्वायर तो इसका एरिया हुआ। ठीक है, उसमें भी अगर मैं यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करूंगा तब जाकर के ये एरिया हमारा वेक्टर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये एक यूनिट वेक्टर हो गया जो कि एरिया के परपेंडिकुलर था। 0 0 कैंसिल हुआ, तो ये बन गया पाई इंटू 10⁻⁻2 के बराबर, और 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप के बराबर। अब हमसे यहां पर कहा जा रहा है कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल के बता दो। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड आई जे दोनों में है, तो यानी कि आई कैप प्लस 0.5 जे कैप डॉट एरिया को हम लोग लिखेंगे पाई इंटू 10⁻⁻2 टाइम्स 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप के बराबर, राइट। तो पाई इंटू 10⁻⁻2 बेटा बाहर होगा, आई वाला टर्म आई से मल्टीप्लाई होगा 0.6, और जे वाला टर्म जे से मल्टीप्लाई होगा, तो 0.5 इंटू 0.8 हो जाएगा, राइट। ऐसा, तो पाई इंटू 10⁻⁻2 ये तुम्हारा बन जाएगा कितना, 0.4, है ना, 0.4 बन जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटर ले आते हैं भाई, ताकि हम लोग फटाफट इसको कैलकुलेट कर पाए। कितनी वैल्यू आएगी चेक करो, 0.5 इंटू 0.8, 0.4 आ गया। 0.4 में 0.6 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा यार, 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना आया हमारा, पाई अपॉन 100। ठीक है, तो पाई कितना है 3.14, 3.14 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे बेटा, तो बन जाएगा 0.0314 वेबर के बराबर। 0. ठीक, अच्छा इसमें यूनिट्स भी एक बार और चेक कर लें भाई, सब कुछ सही है ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो हमें गिवन था वो मिली टेस्ला में था। मैग्नेटिक फील्ड भैया मिली टेस्ला में है, ठीक है जी, मिली टेस्ला में है। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा मिली टेस्ला में है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में। 10⁻³ 10⁻³, 10⁻³ यहां भी आ जाएगा फिर बेटा 10⁻³। ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम पाई इंटू 10⁻⁻5 वेबर के बराबर। तो ये बन जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻5 वेबर के बराबर। ठीक है, तो ऐसा करें, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर लें, 10 का डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 31.4, और डिवाइड करते ही बनेगा माइक्रो वेबर। तो 31.4 माइक्रो वेबर, ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बेटा हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको ये भी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखो अगेन 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहे करंट इन द कॉइल इज ऑफ 15 मिली हेनरी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to 4 एम्पियर इन 0.004 सेकेंड्स, राइट। हमसे कह रहे हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज। देखो ये सेल्फ इंडक्शन का क्वेश्चन है, ईएमएफ माइनस का एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है, तो एल की वैल्यू हम लोग ने रख दिया, चेंज इन करंट हो गया 4 - 0, और टाइम हमने उठा करके रख दिया है, सिंप्लीफाई किया, 15 वोल्ट हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहे कंसीडर द सोलेनॉइड ऑफ द लेंथ एल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए विद फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड विल इंक्रीज इफ। देखो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल के बराबर। अगर कैपिटल एन को कांस्टेंट कर दिया है, फिक्स कर दिया है, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी एरिया बढ़ाएंगे और लेंथ को डिक्रीज करेंगे। तो लेंथ डिक्रीज हुआ, एरिया को इंक्रीज करेंगे, तभी जाकर के वो बढ़ पाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हमें गिवन है, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट बता दो। ठीक है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया होगा, ये 5 नंबर का तो नहीं रहा होगा, बट ये वाला पार्ट, ये उसका एक पार्ट रहा होगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ईएमएफ जो है वो माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। जैसे ही तुम बेटा इसका डिफरेंशिएशन करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ आ गया माइनस का डी फाई ओवर डी टी। अच्छा, एक चीज यहां पर और ध्यान देनी है कि ये जो वैल्यू आई है वो मिली वेबर में आई है। मिली वेबर मतलब 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
3 का मल्टीप्लाई भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। इतने वोल्ट्स के बराबर हमारा ईएमएफ निकल करके आया। ठीक है, फिर यहाँ पर जब वैल्यूज हमने रखा 58 वोल्ट आया है, तो एक्चुअलिटी में ये 10⁻³ का मल्टीप्लाई भी यहाँ पर होगा। ठीक है, 10⁻³ का मल्टीप्लाई भी यहाँ पर होगा। इतने वोल्ट्स आ गया है, तो ऐसे यहाँ पर भी हम लोग इसको मिली एम्पियर लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इंटू 10⁻³ है, तो -3 को मिली एम्पियर लिख दिया जाए तो आंसर आएगा 11.6 मिली एम्पियर के बराबर। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ईएमएफ जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको बेटा डिफरेंशिएट करना है, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन हमारा अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन का ही एक पार्ट है। हमसे कह रहे हैं अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ n टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज rotated at steady angular speed omega in uniform angular field, obtain an expression for the EMF of the coil at any instant of time। यानी किसी भी कॉइल को जब आप रोटेट करते हो तो आपसे कह रहा है ईएमएफ का वैल्यू बताओ। तो ईएमएफ का फॉर्मूला निकल कर आता है ना, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर। तो इसी वाले डेरिवेशन की बात कर रहा है, यानी ये वाला बेटा डेरिवेशन तुम्हें यहाँ पे करके दिखाना है इस वाले में। ठीक है, अगला है टू कोप्लेनर एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स L1 एंड L2 आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग, द रेडाई ऑफ L1 एंड L2 आर 1 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो बेटा दो दो लूप्स हैं, एक अंदर का है एक बाहर का है। अंदर वाले का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, बाहर वाले का 100 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लूप। इन दोनों लूप का हमें क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि भाई मान लेते हैं अंदर वाला जो है वो प्राइमरी कॉइल है हमारा। तो अंदर वाला अगर प्राइमरी कॉइल है तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड बेटा आएगा वो अंदर वाले की वजह से आएगा। ठीक है, अगर अंदर वाले में मैं कुछ भी करंट फ्लो कराऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0/2 I1/R1 हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर वाले की मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो किससे पास होगा, आउटर वाले से पास होगा। तो यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू लिखूं तो वो m टाइम्स I1 हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेना यहां पर हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, तो दूसरा वाला कॉइल है उससे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं μ0/2 I1/R1, और एरिया यहां पर सेकेंडरी का होगा यानी कि πr2 स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू m टाइम्स I1। I1 से I1 कैंसिल होगा और m की जो वैल्यू निकल करके आएगी दैट इज μ0 π/2 R2 स्क्वायर अपॉन R1। तो R2 की वैल्यू रख दिया बेटा 100 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू रख दिया हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर। उसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हेनरी में वैल्यू निकल करके आई है 2 × 10⁻⁻4 हेनरी के बराबर। यही हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। अगला क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स C1 एंड C2 इज 20 मिली हेनरी। 20 मिली हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस है इफ द कॉइल C1 एंड द करंट चेंजेस फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0 इन 0.2 सेकंड, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 4 ओम, द चार्ज दैट फ्लोज। ठीक है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ईएमएफ विच इज माइनस का m dIp अपॉन dt, यानी प्राइमरी में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसको वैल्यूज को रखा तो ईएमएफ निकल करके आया बेटा 0.4 वोल्ट। में रेजिस्टेंस का डिवाइड किया तो 0.1 कूलम पर सेकंड आया। यही वाला हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमसे कह रहे हैं चार्ज पर सेकंड यानी करंट, चार्ज पर सेकंड बता दो यानी करंट बता दो। तो ये क्वेश्चन भी आप चेक कर सकते हैं, 1 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन था। अगला एक डेरिवेशन हमसे पूछा गया इस चैप्टर से, कह रहे हैं भाई 3 मार्क्स का है, प्रूव दैट इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड्स ऑन द नेट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड नॉट ऑन द टाइम इंटरवल ऑफ द फ्लक्स चेंज। कह रहे हैं कि जो नेट मैग्नेटिक चार्ज है वो मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होता है। सेम चीज आपको मैंने बताया था, डेल्टा क्यू की वैल्यू होती है ना डेल्टा फाई अपॉन आर, वही यहाँ पे डिराइव करना है। अगला है हमारे पास बिल्कुल सेम वैरायटी का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सीधे सीधे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। कह रहे हैं सर्कुलर लूप ए ऑफ रेडियस आर, ठीक है, बड़े वाले लूप का रेडियस आर है, कैरीज द करंट आई अनदर लूप बी ऑफ रेडियस स्मॉल आर। बी का रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, जो कि पहले वाले के रेडियस का 20 गुना कम है, इज प्लेस्ड कंसेंट्रिकली इन द प्लेन ऑफ ए। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप बी इज प्रोपोर्शनल टू। बी वाले में जो मैग्नेटिक फ्लक्स आता है बेटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, बी इंटू ए, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे μ0/2 I/R, एरिया कितना है πr स्क्वायर के बराबर, r से r एक कट गया तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल कर आ रहा है, राइट। तो p
पाई बी प्रोपोर्शनल टू आर मिल गया। पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। देखो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करो। मैं आपको सोल्यूशन के साथ आपको हिंट भी पूरा दे रहा हूं, पूरा सॉल्व करके मैंने रखा है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए ताकि आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर कमांड हो पाए, राइट। पी वाई क्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एग्जामिनेशन। फिर कह रहे हैं कॉइल ऑफ n टर्न्स इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड सच दैट b इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, b चेंजेस विद द टाइम एज b बराबर b नॉट cos पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी मैक्सिमम एट। आपसे कह रहे हैं ये ईएमएफ कब मैक्सिमम होगा। देखो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी, तो माइनस का एन इंटू ए डी बी बाई डी टी, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रही थी। मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंशिएशन बेटा जब करोगे तुम तो बी नॉट बाहर होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टू पाई टी अपॉन टी होगा, और चेन रूल लगेगा, ये टू पाई बाई टी जो है ये भी बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजों को इधर हम लोग ले आए हैं, तो एन ए बी नॉट टू पाई बाई टी साइन दिस टर्म आ गया। अब ये ईएमएफ मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन का टर्म 1 हो जाए, ठीक है, या फिर -1 हो जाए भाई, चाहे 1 रखो चाहे -1 रखो, ये आएगा या तो 90 पर, 270 पर, अगला 5 पाई बाई 2 पर, एंड सो ऑन, राइट। तो कहने का मतलब यहां से अगर मैं स्मॉल टी की वैल्यू निकालूंगा तो जनरलाइज्ड फॉर्मेट में बेटा वैल्यू आएगी 2n-1 टी बाई 4 के बराबर। बट ऑप्शन में यार अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब दिस इज रॉन्ग दिस टाइम, ठीक है। ये जो ऑप्शंस हैं यहां पर वो गलत है। ये ऑप्शन केवल एक कंडीशन में सही हो सकते हैं, अगर यहां पर 1 2 3 4 की जगह 1 3 5 7 एंड सो ऑन ऐसा लिख दिया जाए, केवल ऑड नंबर्स अगर लिख दिए जाए तब इनमें से एक ऑप्शन सही हो सकता है। बट अभी जो कंडीशंस दिया है उनके हिसाब से ये सही आंसर है, इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। यानी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी यार गलत क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस बात को बहुत ध्यान से आप लोग पेपर को करेंगे। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एसआई यूनिट बता दो, राइट, 1 मार्क्स का रहा होगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड ऑफ द सेम लेंथ हैविंग टर्न्स n1 n2 रेडियस r1 एंड r2। ये 3 मार्क्स का देखो क्वेश्चन है, राइट। तो ये भी हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन है, 3 मार्क्स में पूछा गया है, डिराइव करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग होमवर्क में करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है, सॉल्व है, आपके सामने है, ट्राई करिएगा। अगला ये वाला जो क्वेश्चन मैंने कहा था इसका डेरिवेशन मैं बता दूंगा। देखो पहले तो लेंज लॉ बताना है और डिराइव करना है, तो उसको आप जस्टिफाई करेंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर मेटल रॉड ऑफ द लेंथ 2 मीटर, एक रॉड है 2 मीटर का है, इट इज रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी हम लोग को पता है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। एक्सिस जो है सेंटर से पास हो रहा है, उसके लेंथ के परपेंडिकुलर है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऑफ रोटेशन इज स्विच्ड ऑन इन द रीजन, कैलकुलेट ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द सेंटर एंड द एंड्स ऑफ द रॉड। यानी कि आपसे कह रहे हैं ईएमएफ बता दो जो उसके सेंटर और एंड्स के बीच में आएगा। देखो अगर केवल एंड्स के बीच में पूछते तो बेटा आंसर 0 था, केवल एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता तो आंसर 0 था, लेकिन क्योंकि सेंटर और एंड्स के बीच की बात कर रहे हैं तो ये हमें डिराइव करना पड़ेगा। तरीका क्या होता है, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, वो छोटा सा एलिमेंट आपका x डिस्टेंस पर होगा और उसकी अपनी लेंथ dx के बराबर होगी। जब ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो इस एलिमेंट की वेलोसिटी v के बराबर होगी, और आप सबको पता है v बराबर r ओमेगा होता है, क्योंकि ये एलिमेंट x डिस्टेंस पर है तो v बराबर x ओमेगा हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, राइट। अब मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, मोशनल ईएमएफ होता है ना BVL के बराबर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी इनटू लेंथ कितना है उस छोटे से एलिमेंट का dx के बराबर, राइट। तो b इंटू एक्स ओमेगा डी ओमेगा के बराबर, राइट। तो b ओमेगा x dx इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके L/2 तक हो जाएगी, तो 0 से लेके L/2 तक का लिमिट लगेगा। ये बात ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि हमसे वो केवल सेंटर और एंड्स के बीच का पूछ रहे हैं, हमसे उसने ये नहीं पूछा कि इसके और इसके बीच में बता दो। अगर टोटल पूछते तो -L/2 से +L/2 तक हम इंटीग्रेट करते, तब तो ये वैल्यू 0 निकल करके आ जाती। बट अभी जो वैल्यू निकल करके आने वाली है वो 0 से L/2 तक का ही हम लोग निकाल रहे हैं। तो 0 से L/2 तक जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा 1/8 b ओमेगा L स्क्वायर के बराबर। एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे तो एचसी वर्मा सर की बुक में भी दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव्स में, राइट, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। फिलहाल 1/8 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने यहां पे रखी है 2,
ठीक है, ओमेगा की वैल्यू रखा है 2 पाई एफ, लेंथ था 2, उसका स्क्वायर किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आया 120 पाई वोल्ट्स के बराबर। और प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन देख लो आपके बोर्ड्स में पूछा जा रहा है तो ये एक मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा गलत कर देगा। इसके बाद ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है, तो मैं इसको भी आपको होमवर्क में दे रहा हूं। सेम टाइप के कई क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, ये भी मैंने आपको सॉल्व दे रखा है, राइट। यहां भी वही बात है, करंट की वैल्यू हमें दे रहे हैं और हमसे सेकेंडरी वाले में ईएमएफ पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला m टाइम्स डी अपॉन dt लगेगा। अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधे सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है, जैसे डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट योर आंसर। आंसर 5 पाई के बराबर है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का ये था एक डिटेल्ड माइंड मैप सीरीज अलोंग विद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ईयर 2024। तो आप सभी से उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी खुद से कर रहे होंगे। बेटा जैसे ही ये लेक्चर एंड होता है, जैसे ही ये लेक्चर आप लोगों के पास पहुंचता है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं। तो आपका काम क्या है, तुरंत अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। जैसे ही तुम्हें ये वीडियो मिल रहा है, आप उस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको नोट्स मिलेंगे, उन नोट्स को उठाइए, ये नोट्स मिलेंगे पीडीएफ नोट्स। अब लेक्चर तो आप देख ही चुके हो, एक हिंट आपको मिल ही चुका है। अब आपका काम है कि आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं एक बार खुद से लगाना है। अगले 1 घंटे की मेहनत आप करिए, जिसमें आप उन सारे न्यूमेरिकल्स को एक बार खुद से करिए। सॉल्यूशन आपने मेरे साथ डिस्कस कर लिया है, देख लिया है क्या होना है, कैसे होना है, लेकिन एक बार खुद से इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस लेवल का क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर आया था, बिल्कुल उसी लेवल का क्वेश्चन पेपर इस साल भी आने वाला है। लास्ट ईयर भी बच्चों को टफ लगा था, इस साल भी बच्चों को टफ लगेगा, क्योंकि ये इट इज वेरी कॉमन कि फिजिक्स का पेपर बच्चों को टफ लगे, क्योंकि वो आता ही ऐसा है। हालांकि कठिन आता नहीं है एज अ टीचर देखा जाए तो, बट क्योंकि बच्चे सारी चीजों को नहीं पढ़ते हैं, वो केमिस्ट्री के जैसा फिजिक्स को भी समझते हैं कि हम लोग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, रट लेंगे, काम चल जाएगा। वो चीज बेटा फिजिक्स में नहीं चल पाती है। फिजिक्स में जब तक कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, तब तक आपको उतना मजा नहीं आएगा। तो इसलिए आप सभी लोग कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाइए। इन माइंड मैप के थ्रू आपको एक आइडिया लग रहा है कि आपके बोर्ड्स में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो सेम लेवल की चीजों को मेरे प्यारे बच्चों प्रिपेयर करिए। मिलेंगे हम लोग किसी और अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। सभी लोग कमेंट्स में बताना कि ये वाला सेशन आप सभी को कैसा लगा। गुड बाय।